अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि आज हम जब लाइव सेशन में थे जूम के जरिए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक मेरी कनेक्टिविटी के इशू आ रहे थे और डिस्टॉर्शन भी बहुत ज़्यादा थी। लिहाजा हमने ये कहा था कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आपको सेंड करेंगे। बात आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। 2 वीक जो है हमें लगेंगे एक ज़बरदस्त किस्म की स्टैटिस्टिकल टेक्निक को पढ़ने के लिए, जिसका आज पहला वीक होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसे ख़त्म करेंगे। जिस टेक्निक पर हमने बात करनी है, इस टेक्निक का नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसे एनोवा कहा जाता है। लेकिन एनोवा को समझने के लिए हमें एक स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़नी पड़ेगी जिसे एफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। आज का और नेक्स्ट वीक का जो हमारा एजेंडा या टॉपिक्स हैं वो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ी सी नो हाउ ले लेना है। फिर एनोवा को बहुत तफसील से पढ़ना है। उसके बाद मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट है और फिर एनोवा का एक नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट टेस्ट है जिसे क्रूसिबल वैल्यूज टेस्ट कहा जाता है। तो जो शुरू के 2 पॉइंट्स हैं उसे आज के यानी इस वीक पे कवर करेंगे और जो आखिरी 2 पॉइंट्स हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हर वेल नोन डिस्ट्रीब्यूशन की एक मैथमेटिकल फॉर्म होती है। जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक मैथमेटिकल फॉर्म जो सब जानते हैं, 1/√2 पाई सिग्मा इंटू e⁻x - म्यू सिग्मा होल स्क्वायर के बराबर होती है। यहाँ रैंडम वेरिएबल x होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x की जो वैल्यूज़ होती है वो -∞ से +∞ तक होती है। उसी तरीके से हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखा था, उसकी भी एक मैथमेटिकल फॉर्म थी। का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को रिसेंटली हमने पढ़ा, उसकी भी एक मैथमेटिकल फॉर्म है। बिल्कुल इसी तरह जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी भी एक मैथमेटिकल फॉर्म है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही है। इस मैथमेटिकल फॉर्म में 3 बड़ी खास बातें हैं। एक, ये मैथमेटिकल फॉर्म जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन की 2 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करती है जिसे हम μ1 और μ2 कहते हैं। ये μ1 और μ2 दोनों जो हैं वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अगर इन दोनों की वैल्यू हमें पता हो तो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन को मालूम कर सकते हैं। अब इसमें जो रैंडम वेरिएबल एक्स देगा, आप अगर देखें तो एक्स एफ डिस्ट्रीब्यूशन में 0 से +∞ तक होता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह -∞ से +∞ नहीं होता, बल्कि 0 से +∞ तक होता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन की जो फॉर्म है ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको याद करें। जिनका मेजर स्टैटिस्टिक्स होता है ऑब्वियसली वो तो इस फॉर्म को न सिर्फ याद करते हैं बल्कि इसको ड्राइव भी करते हैं और इसे अप्लाई भी करते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि बाकी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ऐप डिस्ट्रीब्यूशन की भी कोई मैथमेटिकल फॉर्म होती है या नहीं। अभी जो 2 यहाँ पैरामीटर्स हैं, न्यूमन न्यूटन डिग्री ऑफ फ्रीडम, इनमें अगर देखिएगा कि जो न्यूमन होता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है न्यूमिनेटर का और न्यू2 जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है डिनोमिनेटर का। आमतौर पर हम जब एफ डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं तो उसे लिखने का एक अंदाज़ होता है, वो ये है कि हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन में एफ लगा देते हैं और ब्रैकेट से पैरेंथेसिस में न्यू1 न्यू2 कर देते हैं। तो जो मैंने अभी आपसे कहा था कि न्यू1 न्यूमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है और न्यू2 डिनोमिनेटर का, ये बात जब हम एनोवा टेबल पढ़ेंगे वहाँ मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जेड टी और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ये भी एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन इसमें जो रैंडम वेरिएबल है वो 0 से +∞ तक होता है। ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह सिमेट्रिक नहीं होती, बल्कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की तरह पॉजिटिवली स्क्यूड होती है। यानी जब आप इस
को प्लॉट करेंगे तो जो कर्व आएगा उसकी जो राइट टेल होगी वो लॉन्ग होगी और लेफ्ट साइड पे एक हम्प आएगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसका मीन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा मीडियन होगा और सबसे छोटा मॉड होगा इसमें, यानी मॉड जो है वो मीन से लेस होगा इसमें। अब इसका मीन और वेरियंस कितना होगा इसलिए मैंने अगली स्लाइड में आपको दिखाया है, लेकिन आप नाम ही याद रखें तो कोई इशू की बात नहीं। ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का प्लॉट है। ये जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा मैंने कहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम दो न्यू1 न्यू2 पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे न्यू1 न्यू2 की वैल्यू बड़ी होती है, लार्ज होती चली जाती है, वैसे वैसे एफ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करना शुरू करेगी। अब अगर तो न्यू2 जो है यानी डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 से ग्रेटर है तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है न्यू2 ओवर न्यू2 माइनस 2 होगा, और साफ नज़र आ रहा है इस मीन के फॉर्मूले से कि ये ग्रेटर देन 1। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। इसका वेरियंस आपके सामने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। ये इसके मॉड को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, और इस फार्मूले को अगर आप गौर से देखें तो इससे समझ में आ जाएगा कि मॉड इसका हमेशा लेस देन 1 होता है, और ये अकॉर्डिंग टू पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो मीन है वो 1 से ज़्यादा है, मॉड इसका 1 से कम है। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा ही होता है। अब अगर मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स और मैं मानता हूँ कि ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है विद न्यू1 एंड न्यू2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब अगर इस एक्स का मैं रेसिप्रोकल ले लूँ 1/x, तो किसी भी रैंडम वेरिएबल जो कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो उसका रेसिप्रोकल भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, लेकिन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उनका रूल बदल जाता है। यानी जो न्यूमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्स के लिए, वो 1/x के लिए डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाती है, और जो एक्स डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो न्यूमिनेटर की डिग्री। आसान लफ्ज़ों में एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन न्यू1 कॉमन न्यू2 होगी, जबकि 1/x की न्यू2 कॉमन न्यू1। और ये न्यू1 या न्यू2 में से पहले कौन है इससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, ये बात जब आप डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखेंगे तो समझ में आएगा। अब जरा आप जैसा कि आप जानते हैं कि जेड डिस्ट्रीब्यूशन हो या टी डिस्ट्रीब्यूशन या काई स्क्वायर, उनके टेबल्स होते हैं, और वो टेबल जो हैं खासतौर पर टी या काई स्क्वायर के, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी और दूसरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है। अब जो टेबल बना हुआ होता है उसमें आप कॉलम में डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेते हैं और रॉ में आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखते हैं, लेकिन एफ डिस्ट्रीब्यूशन में दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है न्यू1 न्यू2। तो न्यू1 जो है वो रॉ में चली जाएगी, न्यू2 जो है वो कॉलम में आ जाएगा। तो अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे देखा जाएगा, तो उसका आसान तरीका ये ढूंढा कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल 5% का बनाएं, एक 2.5% का बनाएं और एक 1% का बनाएं। अलग अलग टेबल होंगे इसके। As the app distribution involves two parameters u1 and u2, and separate tables have been constructed for 5%, 2.5%, and 1% right tail area respectively, as shown below. तो जो 5% पर है उस टेबल को देखें, तो ये जरा देखें, इसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर लिखा है कि 5% के ऊपर है ऐप डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल, और 5% का मतलब है 0.05। यहाँ न्यू1 जो है वो टॉप रॉ से मिलेगा और न्यू2 जो है वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम से मिलेगा। न्यू1 की वैल्यू जो है वो 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 5 6, उसके बाद फिर 8 है, फिर जंप है 12 है, फिर 24 और फिर 20। क्योंकि न्यू2 जो है वो 1 से 15 तक चल रहा है, और ये न्यू2 जो है वो आगे 30 तक जाएगा, उसके बाद फिर इन्फिनिटी पे चला जाएगा। जैसे ये उसी एफ टेबल में 5% पर उसी की एक कंटिन्यूएशन है, जिसमें न्यू2 जो है वो 30 और उसके बाद फिर 40 फिर 60 फिर 120 फिर इन्फिनिटी। लेकिन ये जो दोनों आप पेजेस दिखाएँ हमने स्लाइड दिखाई हैं, इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ही है। अब हम इसको ग्राफ के जरिए भी देख सकते हैं कि क्योंकि एफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, एफ 0.05 का मतलब है वैल्यू ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन विच गिव्स द एरिया
ऑफ 0.05 टूवर्ड्स इट्स राइट। ठीक है भाई। सिमिलरली अब आप एफ टेबल लिखेंगे 2.5% के लिए, बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन 2.5% में आपके पास ये कुछ इस तरह से वैल्यूज आएंगी। टॉप रो में न्यू वन है और लेफ्ट मोस्ट कॉलम में न्यू टू है, और इसके बाद जैसे अभी वो नीचे कंटिन्यू नजर आ रहा है, तो ये एक और पेज इसका है क्योंकि स्लाइड छोटी थी तो हम नहीं दिखा सके, उसको अगली स्लाइड में दिखाए थे। वहाँ न्यू टू जो है वो 16 से और फिर 30 और उसके बाद 40, फिर 60 और 120 है इंक्रीज। इसी तरीके से एक एफ के भी होगा हमारे पास, जब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो 1% हो जाएगा। 1%, ये हमारे पास 1% का एफ के बिल आ रहा है। तो आपको जब कभी भी एफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करनी है और उसमें एफ की के रिलेटेड लेवल चाहिए, तो सबसे पहले तो आप ये फैसला करेंगे कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। ये फैसला करने के बाद फिर आप लोगों न्यूटन को देखेंगे। फॉर एग्जांपल इसको अगर इस टेबल पे फोकस करें, लेट से मैं मान लेता हूँ कि मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 और इसमें जो न्यू टू है, सॉरी जो न्यू वन है, न्यू वन वो 5 है और न्यू टू जो है वो 24 है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 0.01 वाले पे आएंगे। ये सही टेबल है, इसमें न्यू वन 4 है, याद है, और न्यू टू जो है वो 24 है। जहाँ ये दोनों मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ देखेंगे आप क्या वैल्यू आ रही है, 4.22 आ रही है। इसको आप उठा लेंगे, ये आपकी एफ की वैल्यू है। ठीक है भाई, बात समझ में आती है ना। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेने के बाद हम आएंगे अब तीसरे टॉपिक की तरफ, जिस पर ऑब्वियसली हमें काफ़ी टाइम लगेगा, और वो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। देखिए, आप जब स्टैटिस्टिक्स का पहला और दूसरा कोर्स पढ़ रहे होंगे, वहाँ आपने दो पॉपुलेशन की मीन को कंपेयर किया था यूजिंग टू सैम्पल टी टेस्ट। टी टेस्ट इस्तेमाल किया होगा और उसके भी कुछ केसेस होंगे, केस 1, केस 2, केस 3। तो बहरहाल आपने एक टी टेस्ट इस्तेमाल किया था। इट इज़ मेनली यूज टू कंपेयर द मीन्स ऑफ टू इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब अगर सोचिए कि पॉपुलेशन दो ना हो, दो से ज़्यादा हो, तो फिर आप क्या करेंगे? However, we are often required to compare more than two population needs simultaneously. यानी पॉपुलेशन लेट से 5 हो जाए, 6 हो जाए या 10 हो जाए, फिर क्या करें? इसका एक तरीका तो ये है कि आप जाहिर सी बात है टी टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 5 पॉपुलेशन है, हमने नाम दे देते हैं लेट से 1, 2, 3, 4, 5 का। पहले आप एक टी टेस्ट करेंगे पॉपुलेशन 1 और 2 के दरमियान, फिर करेंगे 1 और 3 के दरमियान, फिर 1 और 4 के दरमियान, फिर 1 और 5 के दरमियान, उसके बाद 2 और 3 के दरमियान, फिर 2 और 4 के दरमियान, फिर पॉपुलेशन 2 और 5 के दरमियान, फिर 3 और पॉपुलेशन 4 के दरमियान, उसके बाद 3 और पॉपुलेशन 5 के दरमियान, और आखिर में पॉपुलेशन 4 और पॉपुलेशन 5 के दरमियान। इस तरह आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे टी टेस्ट हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे टीयर वाइज अगर हम करते हैं। तो यहाँ लिख दिया है कि अगर 4 पॉपुलेशन है और टी टेस्ट में आप 2 ही दे सकते हैं, तो 4 कॉम्बिनेशन टू 6 आएगा, ये 6 बार आपको टी टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेगा। तो अगर यही पॉपुलेशन 10 हो जाए, तो आप टी टेस्ट अगर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो तो बैकलॉग 2 ही सैंपल ले सकता है, फिर आपको 45 टाइम्स टी टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑब्वियसली ये जो प्रोसीजर हो जाएगा जिसमें आप 45 बार की टेस्ट रन करेंगे, ये ना सिर्फ बहुत ज़्यादा टीडियस होगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बल्कि टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाएगा। The series of two sample data is not an appropriate procedure to test the equivalent of several means. इससे ये बात तो साफ जाहिर हो रही है कि अगर हमारे पास ज़्यादा पॉपुलेशन है, 2 से ज़्यादा, तो बहुत सारे हमें टी टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे, जो कि शायद एक मुनासिब बात नहीं है। क्या हमारे पास कोई ऑल्टरनेट सिंपलर मेथड है, आसान तरीक़ेकार है
जिससे हम मल्टीपल पॉपुलेशन के नीड्स को कंपेयर करा सकें। जी हाँ, खुशकिस्मती से हमारे पास खुशकिस्मती से एक टेक्निक मौजूद है जिसे हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं। ये टेक्निक जो है वो आप कह लीजिए बाबाई स्टैटिस्टिक्स सर आर ए फिशर, रोनाल्ड फिशर ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी। रोनाल्ड फिशर के पीरियड में बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जैसे जैसे आती रहेंगी मैं बताता रहूँगा आपको। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है ये टेक्निक है विच इज़ यूज्ड टू कंपेयर मल्टीपल मीन्स। अब एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जिसे हम एनोवा कहते हैं इन शॉर्ट इज अ प्रोसीजर विच enables us to test the hypothesis of equality of several population। यहाँ ये लाइन अंडरलाइन करनी हमने ये हिस्सा कि इट इज यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेवरल पॉपुलेशन। जैसे हमने कहा कि नल हाइपोथेसिस अगर हम टू सेपरेट टीचर्स करते थे तो वो नॉर्मली क्या होता था म्यू बराबर है म्यू टू के। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा है, के पॉपुलेशन के कुड बी 10, इट कुड बी 4, इट कुड बी 40। तो नल हाइपोथेसिस एनोवा में क्या होगा कि ऑल द पॉपुलेशन मीन्स आर इक्वल, और ऑब्वियसली ऑल्टरनेट क्या होगा कि कम से कम इनमें से दो बराबर है। नॉट ऑल द मीन्स आर इक्वल, बट ऑल द मीन्स आर इक्वल का मतलब है कि सारे बराबर नहीं, कम से कम दो बराबर। ठीक है, ये ऑल्टरनेटिव। अभी जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है ये बुनियादी तौर पर एक टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है एक बहुत बड़ी आप कह लीजिए कि स्टेटिस्टिकल पैराडाइम से, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कहते हैं। जो लोग एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर रहे होते हैं या बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स कर रहे होते हैं, तो जिस तरह से आप एक कोर्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड टेक्निक, उसी तरह से वो लोग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन नाम के कोर्सेज पढ़ते हैं, और एक नहीं दो कोर्सेज पढ़ते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि ये एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कितनी बड़ी खुद एक फील्ड है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बगैर एनोवा के तसव्वुर ही नहीं कर सकते। यानी अंग्रेज़ी जिस तरह से बगैर 26 लेटर्स के तसव्वुर नहीं कर सकते, उसी तरह एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एनालिसिस और वेरिएंस के बगैर आप नहीं कर सकते। अब मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को यहाँ दिखाया है, लेकिन आप घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए। जैसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है ये बताया यहाँ पे, आप इस स्लाइड को छोड़ भी सकती। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होते हैं, लेआउट किसे कहा जाता है, ये चीज़ें आप भारत छोड़ भी सकती हैं। फिर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन दो तरह के होते हैं, सिस्टमेटिक और रेंडमाइज। तो एनोवा है वो बेसिकली रेंडमाइज डिज़ाइन के ऊपर इस्तेमाल होता है। फिर रेंडमाइज डिज़ाइन जो है वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन दो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। द कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन जिसे CR डिज़ाइन कहते हैं, एंड द रेंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन जिसे RCBD कहा जाता है। इसके अलावा लेटन स्क्वायर डिज़ाइन भी होता है, फैक्टोरियल डिज़ाइन भी होते हैं उसमें। फिर 2 के फैक्टोरियल भी है, 3 के फैक्टोरियल भी है, और फिर फ्रैक्शनल फैक्टोरियल भी आ जाते हैं, मतलब बहुत लंबा स्प्लिट कॉर्ड भी आ जाते हैं। तो बड़े पूरी अलग फील्ड है डिज़ाइन और एक्सपेरिमेंट की। तो बस हम इसमें तो डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा मकसद तो एनोवा को देखना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इन डिज़ाइनों में डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली रेंडमाइज डिज़ाइन होता है। और वो क्या होता है, एक स्लाइड में लगा दी, लेकिन आप इसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम्पल है ये बड़ी अहम एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि इस एग्ज़ाम्पल से हम पूरी एनोवा को सीखने की कोशिश करेंगे। और ये मैंने आसान सी एग्ज़ाम्पल भी ली है ताकि आपको समझने में आसानी हो। कहा जा रहा है एन एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड टू कंपेयर द यील्ड्स ऑफ 3 वैरायटीज ऑफ पोटैटोज। इस तरीके से आप देखते हैं कि आम या मैंगो होता है, उसकी बड़ी वैरायटी होती है, और अजीब अजीब से उन वैराइटीज़ के नाम होते हैं। शायद आपने सुने, आम की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन लिखा पोटैटो। तो वापस पोटैटो पर ही आऊँगा, लेकिन शायद पोटैटो की वैराइटीज़ इतनी
फेमस नहीं है आम लोगों में। और आम की वैरायटी सबको पता है कि आम जो है वो चौसा आम भी होता है, लगड़ा आम भी होता है, इसके अलावा जो है वो दशहरी भी होता है, सिंदरी भी होता है, अब पता नहीं कौन कौन से आम होते हैं। उसी तरह जो पोटैटोज होते हैं उनकी भी वैराइटीज़ होती हैं। और हम कर क्या रहे हैं, हम जानना क्या चाहते हैं कि 3 पोटैटो की वैराइटीज़ लेंगे आप, और अगर उनके हमें पूरे नाम नहीं पता तो हमने ABC कहते हैं, और फिर देखेंगे कि इन पोटैटोज़ की जो यील्ड है वो इन तीनों वैराइटीज़ की वो कितनी होगी। ईच वैरायटी हैज़ असाइन एट रैंडम टू इक्वल साइज प्लॉट्स 4 टाइम। अब इसमें करा ये हमने कि जो पोटैटो है इसको हमने उगाया है या लगाया है प्लॉट्स पे, प्लॉट्स की साइज़ बराबर है, और हर वैरायटी को 4 बार लगाया। तो अगर वैरायटी ए है पोटैटो की, उसे हमने 4 प्लॉट पे लगाया है, बी को भी 4 पे लगाया है, सी को भी 4 पे। इसका मतलब हमारे पास जो डेटा आएगा वो 12 प्लॉट्स में लगे हुए पोटैटो का आएगा। प्लॉट्स के साइज़ जो है अभी हमने माना इक्वल है, प्लॉट भी एक जैसे हैं, सिर्फ साइज़ नहीं बल्कि उनकी जो ज़मीन है उसकी फर्टिलिटी भी जो है वो एक जैसी है, वाटरिंग की सहूलत भी एक जैसी है। ऐसा नहीं है कि एक प्लॉट नहर के करीब है या दरिया के करीब और दूसरा प्लॉट, तो ऐसा नहीं। हमने सारे प्लॉट जो है वो एक जैसे ही, और हमने इनमें चार चार जो है ना मरतबा हर वैरायटी को जो है लगाया है। लेकिन ये सारा काम हमने रैंडमली किया। रैंडमली का आसान मतलब ये कि हमें खुद भी नहीं पता होता लगाने से पहले कि किस वैरायटी को किस प्लॉट पे लगाया गया है। ठीक है, यानी आपने लॉटरी बेस काम कर दिया कि आपने लॉटरी के ज़रिए तय किया कि किस प्लॉट पे क्या लगेगा, तो 12 प्लॉट को आपने पहले नाम दे दिया, और आपने उसी तरीके से फिर रैंडमली जो है वो उन प्लॉट्स में जो हर वैरायटी के 4 हमारे पास सैंपल हैं उनको आपने लगा दिया। ठीक है, तो जीन्स वर एज फॉलोज, ये आया कि जो आपने वैरायटी ए है इसको जब 4 बार बोया या लगाया तो आपके पास ये प्रोडक्शन हुई है पोटैटो की 23, 26, 20, 17। इसकी यूनिट हमने नहीं लिख दी है, मे बी ये हेक्टर में हो, या ये फिर अगर हम कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन वाइज है तो शायद ये मिलियंस में हो कि 23 मिलियंस किलोग्राम या 26, सॉरी मिलियंस में नहीं, तो मिलियन में तो नहीं होती, प्लॉट बहुत बड़ा नहीं होता, तो शायद ये जो है वो 100 के अंदर होगी, 2300 किलोग्राम, 2600 किलोग्राम। ऐसी एक वैरायटी भी है, उससे भी हमने 4 बार लगाया है, तो उससे जो यील्ड मिली वो 18, 28, 17, 21 है। फिर वैरायटी सी को हमने लगाया, उसकी यील्ड भी आपके सामने है। तो ज़रा इस डेटा को एक अगर देख लीजिए और फिर मेरे एक दो सवालों के जवाब दीजिए। क्या यहाँ पर जो वैराइटीज़ हैं वो 2 हैं, नहीं 3? क्या हर वैरायटी को आपने 4 बार लगाया? बिल्कुल सही, हर वैरायटी 4 बार लगी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हर वैरायटी 4 बार लगाएं। ये हमारे पास एक बैलेंस्ड डिज़ाइन है जिसमें तमाम वैराइटीज़ को हमने इक्वल नंबर ऑफ टाइम जो है वो देखा है। अब वो कह रहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द 3 varieties of potatoes are not different in the yielding capabilities। कह रहे बात को इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करें कि जो तीनों वैरायटीज़ हैं पोटैटोज़ की, ये एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है yielding capabilities की बुनियाद पे। The first thing to note is that this is an example of the completely randomized design, क्योंकि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो है प्लॉट्स, जिसे हम फॉर्म्स कह सकते हैं, वो एक जैसे हैं, इक्वल साइज़ के हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दरिया के करीब है कोई बहुत दूर है, ऐसा नहीं है कि पानी की सहूलत ज़्यादा है कि कम, सब एक जैसे हैं। तो जब भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होमोजीनियस टाइप का होता है, तो सबसे बेहतर डिज़ाइन जो होता है वो CR डिज़ाइन होता है, कम्प्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन होता है। तो लिख भी दिया ये प्लॉट जो है वो सिमिलर है with regard to fertility of the soil, weather condition, etc. And hence we are assigning the 4 varieties to the 12 plots totally at random। ठीक है,
Now, in order to test the hypothesis that the mean yield from the three varieties of potato are equal, we carry out the six-step hypothesis testing procedure. वही तरीक़ेकार होगा कि पहले नल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, फिर आप जो है वो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स पे बात करेंगे कि क्या है उसको डिसाइड करेंगे, फिर आप कंप्यूटेशन करेंगे, उसके बाद क्रिटिकल रीजन मालूम करेंगे और फाइनली फिर डिसीजन ले लेंगे कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल जो प्रोसीजर रहेगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का वही स्टेप्स यहाँ भी फॉलो होंगे। जैसे पहले स्टेप में आप नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को इस्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ तो आप कह देंगे कि भाई तीनों वराइटीज़ का जो मीन है वो बराबर है, मीन यील्ड है वो बराबर हो रही है, तो म्यू ए इक्वल्स टू म्यू बी इक्वल्स टू म्यू सी। अब जो ऑल्टरनेटिव होगा उसमें ये कहेंगे कि भाई सारे बराबर ना हो सकता है, म्यू ए म्यू बी बराबर हो लेकिन म्यू सी बराबर ना हो। ये भी हो सकता है कि ए और सी वैरायटी एक जैसी हो, बी और जैसी ना हो, और कुछ और भी हो सकता है। मतलब ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि सब वैरायटीज एक जैसी नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने 0.05 यहाँ मान लिया है। अब ये जब आप मल्टीपल पॉपुलेशन मीन्स को कंपेयर करते हैं, जैसा मैंने कहा इसमें एनोवा इस्तेमाल होता है, पर एनोवा में एक टेबल बनता है जिसे हम एनोवा टेबल कहते हैं। पूरा एनोवा टेबल और खासतौर पर उसका जो आखिरी कॉलम है वो एव डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है। एव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट और मीन स्क्वायर एवरेज की रेशियो है। तो अगर तो हमारा एच नॉट 2 है, ये जो एफ हैगा ये बाकी में एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। इसमें जो न्यूवन होता है वो हमेशा न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और ये क्या होता है जितनी कैटेगरीज है उसमें से एक कम है। तो कैटेगरीज कितनी थी? तीन वराइटीज थी, तीन में से एक कम करेंगे तो न्यू1 2 आ गए। न्यू2 क्या होता है इसको आप कैसे मालूम करेंगे? स्मॉल एन माइनस स्मॉल एन सैंपल साइज में 12 प्लॉट से तो 12 सैंपल को लगाए जाएंगे, तो उसमें से के जो अभी आपने निकाला 2 के बराबर से माइनस उसे माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो के क्योंकि 3 था, 3 वैराइटीज थी, तो एन माइनस के जो है वो 9 आ जाएगा। तो न्यू1 जो है वो 2 है और न्यू2 जो है वो 9 है। आगे बढ़ते हैं ये। अब अहम स्टेप है कि एनोवा टेबल को कंप्यूट कैसे किया जाता है। ठीक है, एनोवा टेबल को कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर तो हमारा डिज़ाइन सी आ रहा है तो उसका एनोवा टेबल ऐसा होगा, और हम यही मानेंगे कि हमारा डिज़ाइन जो है वो सी आ रहा है। कम्प्लीटली रेंडमाइज मतलब इसे किसी किस्म की असाइनमेंट की वजह रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अभी जो एनोवा टेबल होता है इसमें कुछ कॉलम होते हैं। पहला कॉलम होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरा सम ऑफ स्क्वायर, चौथा मीन स्क्वायर, पाँचवें में आप एफ की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब जो पहला यहाँ कॉलम है सोर्स ऑफ वेरिएशन, इसको ज़रा पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आप वापस जाएं, जैसे मैं अभी आपको लेके जाता हूँ, तो सोर्स ऑफ वेरिएशन के कॉलम में 3 कैटेगरीज हैं: बिटवीन ट्रीटमेंट, विद इन ट्रीटमेंट या टोटल। इसका मतलब है हमारे डेटा में जो वेरिएशन आ रही है उसकी 2 रीज़न को साफ नज़र आ रही है। एक जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो प्लॉट है, बेशक हम कह रहे हैं कि साइज़ बराबर है, हो सकता है हमसे गलती हो गई हो, साइज़ बराबर ना हो, तो एक जो है वो सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है वो बिटवीन ट्रीटमेंट हो सकता है, दूसरा जो है वो विद इन ट्रीटमेंट हो सकता है, और तीसरा फिर इनका टोटल। तो देखिएगा, total stands for the overall variation in the 12 values that we have in our data set। अभी जब मैंने आपको ये 12 वैल्यूज दिखाई थी, सारी सारी ओवरऑल टोटल 12 है,
क्या नहीं लग रहा आपको कि पोटैटो जूस की जो यील्ड मिली है यील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें डिफरेंस है। देखिए पहले प्लॉट पे हमने जब वैरायटी ए लगाई तो वहाँ हमें जो यील्ड मिली वो 22 के आसपास में, बी लगाई तो 22 में, सी लगाई तो 25 देगी। जी मालूम के साथ हमने जब वैरायटी अगर हम 12 को देखें, जब हमने इनको लगाया है तो आप साफ तौर पे देख रहे हैं कि ए वैरायटी को जब हमने पहली बार लगाया तो 23 यील्ड आई, फिर 26 आई, फिर 20 आई, 17 आई, 18 आई, 28 आई। तो आप देख रहे हैं ओवरऑल इनमें वेरिएशन आ रही है। अगर इस वेरिएशन को आप किसी तरीके से क्वान्टिफाई कर लें तो फिर इस वेरिएशन को आप टोटल वेरिएशन कह सकते हैं। ठीक है भाई। So as you can see, the values in our data set are 23, 26, 20, 17, 18, 20, and so on. Evidently, there is a variation in these values, and the term total in the lowest row of the ANOVA table stands for this overall variation. अब the term variation between treatments stands for the variability that exists between the three varieties of potato that we have shown in the process. In this example, the term treatment stands for the three varieties of potato that we are trying to compare. अगर आप वापस देखें तो जो हमने वैरायटी ए को हम देख रहे हैं, इस वैरायटी ए में को हमने 4 मरतबा जो है वो लगाया है, जबकि वैरायटी बी को अगर हम देखें इसको भी 4 बार लगाया है। तो दोनों में हमें यहाँ भी वैरायटीज़ में भी हमें फ़र्क दिख रहा है कि कुछ ना कुछ जो वेरिएशन वैरायटीज़ की वजह से भी आ रही है। The term variation between treatment points to the fact that it is possible that the three varieties or at least two of the varieties are significantly different from each other with regard to their yielding capabilities. ठीक है भाई? This variability between the varieties can be measured by measuring the differences between the mean yield of the three varieties. ठीक है भाई? Now the third source of variation is variation within treatments. This points to the fact that even if only one particular variety of potato is sown more than once, you do not get the same yield every time. ये देखिए, अगर आप बाकी को छोड़ने से वैरायटी ए को देखें तो वैरायटी ए को हमने 4 बार जो है वो लगाया है। अच्छा मान लें कि चारों बार हमने जिन प्लॉट्स पे लगाया वो बिल्कुल एक जैसे आइडेंटिकल है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या गारंटी है कि अगर आइडेंटिकल प्लॉट्स पर एक ही वैरायटी को एक ही कंडीशंस में लगाया जाए तब भी जो यील्ड मिले वो बराबर मिलेंगे? कोई गारंटी नहीं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है वैरायटी ए को ही 4 बार लगाया तो एक बार 23 यील्ड मिली, एक बार 26 मिली, एक बार 20, एक बार 17, यानी इस वैरायटी ए के अंदर भी जो है वो हम कह सकते हैं कि चेंजेस चल रही हैं। इन दिस एग्जांपल वैरायटी ए वाज सोन 4 टाइम्स and the yields were 23, 26, 20 and 17, all different from one another. इसी तरह बी को देख लें, इसी तरह सी को देख लें। The variability in the yields of variety A can be called variation within variety A. इसी तरह वैरायटी बी के अंदर वेरिएशन है, सी के अंदर भी वेरिएशन है। We can say that the term variability within treatment stands for the combined effect of the above mentioned three variations. The variation within treatment is also known as the error variation. इसे error variation क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए कि जब हमारा जो प्लॉट है वो एक जैसे ही है और उसमें हम एक ही वैरायटी लगा रहे हैं तो हर बार यील्ड जो है वो बराबर आए। लेकिन अगर हर बार यील्ड बराबर नहीं आ रही तो हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं शायद कुछ एरर है। इसी वजह से इस वेरिएशन को एरर वेरिएशन कहा जाता है। This is so because we can argue that if we are showing the same variety in 4 plots which are very similar to each other, then we should have obtained the same yield from each plot. But if it is not coming out to be the same every time, we can regard this as some kind of error.
सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम ऑफ द एनोवा टेबल आर इंटैक्टेड। एक में फिर सेकेंड में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताता है, थर्ड में सम ऑफ स्क्वायर बताता है, और फोर्थ कॉलम में भी स्क्वायर बता रहा होता है। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि पहले कॉलम में सोर्स ऑफ वेरिएशन है, कितने सोर्सेज में वेरिएशन की, 3 सोर्सेज हैं। दूसरे में डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब ट्रीटमेंट के दरमियान अगर आप लेते हैं, ट्रीटमेंट के है तो k-1 हो जाएगा, और या जो हॉल है, यहाँ शायद आपकी बात हुई भी है, ये अगर हमारे पास मालूम के साथ मैंने आपसे कहा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये बिटवीन ट्रीटमेंट्स की क्या होगी, जितने ट्रीटमेंट है उसमें से एक कम कर दें, और टोटल की क्या होगी, जितने टोटल है उसमें से एक कम कर दें, और फिर टोटल में से आप बिटवीन वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर आप माइनस करेंगे तो एरर वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगी। उसके बाद आप इनके सम ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ट्रीटमेंट का सम ऑफ स्क्वायर SST से डिनोट होगा, एरर का सम ऑफ स्क्वायर SST, और टोटल को TSS करेंगे। उसके बाद आप इनकी मीन स्क्वायर निकालेंगे, और मीन स्क्वायर जब आ जाएंगे शुरू के दो के, तो फिर आप F की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे होगी वो यकीनी तौर पे आपको इस लेक्चर में इंशाल्लाह अगर वक्त ने ज़्यादा दी तो बताई जाएगी। लेकिन ये हमारे पास एक एनोवा टेबल होता है। अभी इसमें k-1 n-k-n-1 ये सिम्बॉलिकली लिखा हुआ है, फॉर्मूले लिखे हुए हैं। कुछ देर के बाद जो हमने पोटैटो वाली एग्जांपल ली है उसको देखते हुए यहाँ हमारे पास कुछ वैल्यूज आना शुरू हुई, फिर यहाँ भी कुछ वैल्यू यानी नंबर्स आएंगे, यहाँ भी नंबर्स आएंगे, तो फाइनली एफ में भी कुछ ना कुछ नंबर ही आ जाएगा। The point to understand is that the sources of variation corresponding to treatments and error will be measured by computing quantities that are called mean squares, and the mean square can be defined as, अभी मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसका आसान तरीका है, जो सम ऑफ स्क्वायर है उसे डिवाइड करवा दें डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर आपको मीन स्क्वायर निकालना है बिटवीन के या ट्रीटमेंट का, तो सम ऑफ स्क्वायर भी ट्रीटमेंट में चाहिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ट्रीटमेंट में चाहिए। और अगर मीन स्क्वायर आपको एरर का चाहिए तो सम ऑफ स्क्वायर भी एरर का और डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एरर की होनी चाहिए। Corresponding to these two sources of variation, we have the following two equations. ये वो कहने आ जाएगा, मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट का जो है वो आपके सामने, और मीन स्क्वायर एरर का भी आपके सामने। It has been mathematically proved that with reference to analysis of variance pertaining to the completely randomized design, the degree of freedom corresponding to the treatment sum of squares are k-1। वही वाली बात है, जितने ट्रीटमेंट्स होंगे, जितनी वैरायटीज होंगी उसमें से एक कम कर दें, तो जो बिटवीन ट्रीटमेंट्स हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। और जितने आपके पास टोटल सैंपल हैं उसमें से आप अपनी वैराइटीज़ को या ट्रीटमेंट को लेस कर दें, तो आपके पास एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी। और एक बार ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और सम ऑफ स्क्वायर आ जाए तो फिर इनके ज़रिए आप मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट और मीन स्क्वायर एरर निकाल सकते हैं, जिनके फॉर्मूले बोर्ड पर आपको नजर आ रहे हैं। हाउ डू वी कंप्यूट द वेरियस सम्स ऑफ स्क्वायर? अब अहम बात है कि सम ऑफ स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। द थ्री सम्स ऑफ स्क्वायर्स occurring in the third column of the above and our table are given by, ये हमारे पास है टोटल सम ऑफ स्क्वायर जिसका TSS कह रहे हैं। इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका है कि जो 12 की 12 हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी, हर एक का स्क्वायर करें, और फिर उससे आप करेक्शन फैक्टर से सब्ट्रैक्ट करें। अभी CF जो है ये करेक्शन फैक्टर होता है, ये बुनियादी तौर पर बराबर होता है ग्रैंड टोटल के स्क्वायर के डिवाइड बाय एन। ग्रैंड टोटल आया जिसे हम T डॉट डॉट कहते हैं। जब कभी भी आप एनोवा टेबल की बात कर रहे हो और किसी सिंबल के नीचे एक डॉट लगा हुआ है, उसका मतलब है वो डॉट जिस के लिए लगा हुआ है, अगर रॉ के लिए लगा हुआ है तो रॉ जो है वो फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कॉलम के लिए अगर लगा हुआ है तो कॉलम हो जाएगी।
टी डॉट डॉट यहाँ पे तो 2 डॉट जो है वो लगे रहेंगे, उसका स्क्वायर करें और एन से डिवाइड कर दीजिए। अब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, ये बिटवीन ट्रीटमेंट वाला है, तो इसमें हर ट्रीटमेंट का जो है आप टोटल निकालेंगे, उसका सम करेंगे, फिर उसी ट्रीटमेंट में देखें कि आर की वैल्यू क्या आ रही है, हर एक की अलग अलग होगी, उससे भी डिवाइड करवा दें और फिर करेक्शन फैक्टर में से माइनस करवा दें, तो ऐसे ट्रीटमेंट आपके पास आ जाएगा। It should be noted that this example pertains to that case of the completely randomized design where each treatment is being repeated equal number of times, and the above formula pertains to this particular situation. ठीक है भाई, हमने इस वक्त बैलेंस डिज़ाइन की बात करी है, लेकिन ये डिज़ाइन इम्बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, with reference to the completely randomized design, it should be noted that in some situations the various treatments are not repeated an equal number of times. Obviously ऐसा होता है कि हर ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स ही रिपीट हो। For example, with reference to the 12 plots in a forms that we have considering our, we could have shown variety A in 5 of the plots, variety B in 3 plots, and variety C in 4 plots. बिल्कुल पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है, कोई पत्थर पर लकीर नहीं है, कोई कानूनी कुदरत नहीं है कि आप तमाम जो प्लॉट्स हैं उन्हें एक साथ ही उन पर जो है वो ये वैरायटीज़ जो है वो लगाई जाए। Now, going back to the formula of various sums of square, the sum of square for error is given by sum of squares हैं एरर की, ये बड़ा आसान होता है। एरर की जो भी चीज़ निकालनी है उसका आसान तरीका है कि टोटल में से ट्रीटमेंट वाली चीज़ों को माइनस करें। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में से बिटवीन ट्रीटमेंट वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। यही बात है सम ऑफ स्क्वायर का, टोटल जो सम ऑफ स्क्वायर आया है उसमें से बिटवीन ट्रीटमेंट वाला सम ऑफ स्क्वायर माइनस कर दें तो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आ जाएगा। ठीक है, it is interesting to note that total sum of square is the sum of square between treatment and the sum of square of error. In a similar way, we have the equation for degrees of freedom. जो अभी आज मैंने आपको बताया, it can be shown that the degrees of freedom pertaining to total r n minus 1। ठीक है, और इसको भी आप देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि बाकी फार्मूले हम स्टैटिस्टिक्स कोर्स में देख रहे हैं। The notation and terminology given in the above equation relate to the following table। ये हमारे पास टेबल आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि जो 12 हमारे पास जीन लाइन थी हर एक का हमने स्क्वायर कर दिया। तो देखिए 23 का स्क्वायर 529, इसी वैरायटी ए का सेकंड नंबर है 26, 26 का स्क्वायर 676, 20 का स्क्वायर 100, और इसी तरीके से बी सी तमाम वैरायटीज में हमने हर जीन को स्क्वायर कर दिया। अब हम करेंगे ये कि कुछ रॉज बनाएंगे और कुछ कॉलम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक रॉ रीड ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम रख रहा हूँ टी डॉट जे। टी डॉट जे, यहाँ टी का मतलब होगा टोटल, डॉट जे। आप जानते हैं कि टेबुलर फॉर्म में अगर इंडेक्स में आई या जे लगा हुआ है तो आई लॉग नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जे कॉलम नंबर को। अगर इनमें से किसी एक की जगह में डॉट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई पर्टिकुलर जो है वो आई या जे की वैल्यू नहीं ले रहे बल्कि सबको ले। तो टी डॉट जे का मतलब ये रहेगा कि आपने ओवर द लॉस कॉलम का सम लेगा। पहले कॉलम का सम लेंगे, फिर दूसरे कॉलम का, फिर तीसरे का, फिर हमारा तीन ही। पहले कॉलम का जब सम लेंगे आप तो टी हो जाएगा टी डॉट 1 और 86 हो गया। दूसरे का लेंगे तो ये हो जाएगा टी डॉट 2, 4 हो गया। तीसरे का लेंगे तो ये हो जाएगा टी डॉट 3।
उसके बाद वो कह रहे हैं जो आपने सम लिए कि आप स्क्वायर कर लें, टी डॉट जे का स्क्वायर आपके सामने आ गया। तो ये हमारे पास सेकेंड लॉ सॉल्व आ गई। और बिल्कुल एंड में आप क्या करेंगे, जितने भी आपने ये पोटैटो की वैरायटीज़ की जो यील्ड है, इनके साथ आपने पैरेंथेसिस के अंदर नंबर लिखने हैं। हम इन तमाम नंबर्स को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये एक्स आई जे का स्क्वायर है, लिहाजा इनका सम होगा वो भी एक्स आई जे के स्क्वायर, जो इनके स्क्वायर का सम होगा वो एक्स आई जे के स्क्वायर के बराबर ही होगा। ठीक है बच्चों, तो 529, 676, 400 to 89, इसका सम क्या आ गया 1894, अगला वाला 1838, उससे अगला वाला 1221। इसी तरह आप कॉलम ऐड करेंगे टोटल का और फिर एक्स आई जे का। यहाँ आप जो है वो रॉ वाइज जो है वो ऐड कर रहे होंगे इनके स्क्वायर को पैरेंथेसिस में। और अब आप चाहें तो ये जो लास्ट रॉ है जिसमें आपने तमाम ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम लिया है, चाहें तो आप इसका सम निकाल लें जो 4953 आएगा, या कॉलम से सम निकाल लें वो भी नहीं आना चाहिए। तो ये हमारे पास इनवर्ट टेबल रहेगा। अब यहाँ कुछ जो एंट्रीज हैं, in the body of the table, that is 23, 26, 2017, ये वैरायटी A थी गालिबन, इसकी प्रोडक्शन थी, and so on are the yield of the three varieties of potato that we had sown in the 12th month. ठीक है भाई, the entries written in the bracket next to the above mentioned data values are the square of those. ये मैं बता चुका हूँ आपको कि 529 जो है वो 23 का स्क्वायर है, 400 जो है वो 20 का स्क्वायर है। एडिंग ऑल दी स्क्वायर वी ऑब्टेन, ये आपके पास आ जाएगा। इसमें डबल आपको ऑब्जर्वेशन दिख रहा है, यानी हमने रॉ वाइज भी और कॉलम वाइज भी दोनों वाइज हमने जो है वो ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर को सम किया है। The notation T dot J stands for the total of the jth column. Jth column का total होगा। The student must already be aware that in general the rows of a bivariate table are denoted by the letter I, whereas the columns of a bivariate table are denoted by the letter J. In other words, we talk about the ith row and the jth column of a bivariate table. Dot in the notation T dot J indicates the fact that summation has been carried out over I, यानी over was over। T dot 3 अगर है तो तीसरे कॉलम के तमाम ऑब्जर्वेशन को रॉ वाइज ऐड करिए। In this example, the total of the values in the first column is 86, the total of the values in the second column is 84, and the total of the values in the third column is 67। ठीक है, ये आपको लिखे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। अब इस कॉलम के सम का भी सम करें तो वो 237 आ जाएगा। ठीक है, जो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ये T डॉट डॉट। The double dot in the notation T dot dot indicates that summation has been carried out over I as well as over J। मेरे ख्याल से मैं यहाँ इस लेक्चर को जो है वो रोक देता हूँ। अगली जो हमारी क्लास होगी उसे हम यहीं से जो है वो शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ ऐसे रोक देते हैं हम लेक्चर को। ख्याल रखिएगा। अल्लाह।